नमस्कार कर्नल दानवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। कर्नल दानवीर, ये बताइए कि जिस तरीके से पीओके में पाकिस्तान की आर्मी वहां के लोगों पर गोलियां बरसा रही है, बिल्कुल हत्यारी बनी हुई है। कहां बैठे हुए हैं मुल्ला मुनीर और शहबाज? देखिए, दोनों बहुत बड़े हत्यारे हैं। और वहाँ के आवाम, वहाँ के चाहे क्रिकेट प्लेयर हों, चाहे वो वहाँ के कटमुल्ले हों, उनकी सबकी भाषा हमने सुनी हुई है। पहलगाम से सुनते आ रहे हैं, धर्म पूछ के गोली मारने वाले और ऐसे लोग जिनको इंसानियत से कोई परवाह नहीं है, आज वही अपने लोगों को मार रहे हैं। अपने लोग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो हर चीज मुसलमान से जोड़ के देखते हैं। गाजा की बात करें तो गाजा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कराची की सड़कों पर वो तलवार लेकर और घोड़े दौड़ाते हुए नजर आते हैं और गाजा की बात करते हैं। और ये वही पाकिस्तानी है जो गाजा से हमास के आतंकवादियों को पीओजेके में लाकर उन्होंने वहां पर एक रैली करी और वहां पर इंसानियत विरोधी नारे लगाए, हिंदू विरोधी नारे लगाए। और आज यही लोग सवाल पूछ रहे हैं, वहां के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बहुत बड़े मुसलमानों के नंबरदार थे, तो क्या हुआ? क्या पीओके के अंदर रहने वाले बाशिंदे मुसलमान नहीं है? कहां गए आपकी वो इस्लाम की लॉ, और कहां गए आपके वो जुनून और वो जज्बा जो इस्लाम के लिए धड़कता था? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल वहां के आवाम जो खून का हिसाब मांग रही है, वो दरअसल ये कह रही है कि आपके आसिम मुनीर और ये शरीफ या जो भी कोई बदमाश वहां पे है, ये दरअसल खूनी है। ये व्यापारी हैं, ये खून का व्यापार करते हैं, आतंकवाद का व्यापार करते हैं, और ये उनका असली चेहरा जो है वो सामने नजर आ रहा है मुजफ्फराबाद के अंदर। कर्नल दानवीर, सबसे हैरानी की बात यह है कि कश्मीर के लोगों के नाम पर तो ये यूएन में पहुंच जाते कि वहां पर उनके बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है भारत। लेकिन ये जो पीओके है, यहाँ पर जो हो रहा है बुनियादी अधिकारों के साथ, उनके ह्यूमन राइट्स के साथ, उसके बारे में कहीं किसी को कोई खबर नहीं, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। ये तो दुख की बात है। देखिए, पूरा जो वेस्टर्न इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान के साथ है। देखिए, कहीं भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय खबर उठा के देख लीजिए, कहीं भी ह्यूमन राइट्स जो पाकिस्तान वायलेट कर रहा है उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और आप यहां पर इंटरनेट एक दिन के लिए कहीं भी बंद कर दीजिए तो देखिए कितना हल्ला मचता है। चाहे वो बरेली हो, चाहे वो कहीं और हो, जहां भी आप गुंडागर्दी और वायलेंस को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर 100 सवाल हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने अभी हाल में एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अपने ही लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मार दिया, उसका कहीं कोई बड़े पैमाने पर जिक्र नहीं हुआ। किसी ने कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई, कोई तनकीद नहीं हुई। तो ये भी दुनिया के जो लेफ्ट, जो लीनिंग मीडिया है और जो लिबरल वर्ल्ड है, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। और पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है कि आप कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे और सवेरे शाम अल्लाह से ज्यादा कश्मीर का नाम लेते रहे, और आज उन्हीं कश्मीरियों को मार रहे हैं। कोई शर्म है? कोई कोई कहीं की जवाबदेही है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है अंजू। बिल्कुल, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन और हमास के लिए इनका दिल धड़कता है, और ये तो ये कहते हैं कि हम सब मुसलमान जो है आपस में भाई है, तो मुसलमान ही तो बसते हैं पीओके में। उनके ऊपर गोलियां चलाते हुए ये जो मुनीर है, इसके सैनिकों के हाथ नहीं कांप रहे? और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से अपने जहाजों से बम बरसाए, बच्चे और महिलाओं को मार दिया। पीओके में भी 46 लोगों की जान चली गई है, चुन चुन कर प्रदर्शनकारियों को टारगेट किया गया है, वहां पर भी महिलाएं मारी गई हैं। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आता कि ये हमारे ही भाई हैं। कश्मीर जो भारत के हमारे वाले कश्मीर में तो इनको बड़ा ख्याल आता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हाँ, यही तो कहानी है। अपने अपने पठानों को मार रहे हैं और मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े नंबरदार बनते हैं। तो सारे अफगानियों को किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से निकाल दिया, उसके ऊपर भी पूरी दुनिया ने कहीं आवाज नहीं उठाई। और किस तरीके से ये बलूचों को मारते हैं, हजारों की तादाद में वहां पे लोग मिसिंग हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या सिंधी मुसलमान नहीं है जिसको मारा जा रहा है? तो चारों तरफ इन्होंने मुसलमानों के ऊपर इतना जुर्म किया हुआ है, और इनके ऊपर कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा। हमारे देश के अंदर भी हमारे जो भारतीय मुसलमान हैं, इनका भी दिल नहीं धड़क रहा, इनको भी तकलीफ नहीं हो रही। इनको वहां पर भी कोई इस तरीके का बुरा मंजर नजर नहीं आ रहा।
और लेकिन यहां पर अगर आप अवैध कोई ढांचा तोड़ दें या कोई वो कर दें तो देखिए कितना ड्रामा होता है। तो ये इस पूरे इलाके का डबल स्टैंडर्ड जो आप देखने को देखते हैं, ये हैरानी पैदा करता है। और पाकिस्तान तो उस चीज की बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है इस पूरे साउथ एशिया के, जो ये इस्लामिक विक्टिमहुड और डबल स्टैंडर्ड है, उसका बहुत बड़ा चेहरा ये पाकिस्तान है। पर अभी तो आप देखो ना कि मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ तो अमेरिका पहुंचे हुए थे, व्हाइट हाउस में बैठकर बातें कर रहे थे। वहां पर वो बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसकी नुमाइश कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने तो एक तरह से बलूचिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच ही दिया है। बिल्कुल बेच दिया है। और ये वही पाकिस्तान है जो चीन को कहता है कि ये हमारा हिमालय से ऊंचा दोस्त है, समुद्र से गहरा दोस्त है। और वही चीन, उसने उगर मुसलमानों के साथ क्या किया है, सारी मस्जिदों का जो ढांचा, अरेबिक ढांचा था, उसकी शक्ल थी, वो सब मिटाकर चाइनीज ढांचे में तब्दील कर दी। पूरी कुरान अभी हान लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दी। और 13 ऐसे वर्सेस हैं जिसको रशीदी सैटेनिक वर्सेस कहते थे, शैतान के जो वो क्या बोलते हैं आयतें, ये सैटेनिक वर्सेस का मतलब ये हुआ। तो वो हटा दी हैं, वो कुरान से हटा दी हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, उनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है कि ये इनकी पढ़ाई हम करवाएंगे और कुरान हम पढ़वाएंगे, जो हमारी हमने जो एडिट करी है कुरान। तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां तो खूब गले मिलते हैं। एक बार भी कभी आपने सुना कि आसिम मुनीर ने या शहबाज शरीफ ने या कोई से शरीफ ने कोई इसके ऊपर आवाज उठाई हो, यूनाइटेड नेशंस में मुसलमानों के हक में कोई बात करी हो? और उसको छोड़िए, किसी भी मुल्क ने किया, सऊदी अरेबिया ने किया, ईरान ने किया। तो ये बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, बहुत बड़े फ्रॉड हैं। और मेरे को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिस तरीके से इन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर 40 से अधिक लोगों को मार दिया है, ये और भी मारेंगे। क्योंकि आप इनका नेचर समझ लीजिए, ये नेचर, और ये वही है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इसको ये कहें कि पाकिस्तान का इस्लाम दिखाने का और है और मारने का और है। तो ये अपने ही लोगों को मार रहा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अब ये हकीकत भी है। और इस बीच हमारे रक्षा मंत्री ने तो एक स्टेटमेंट भी दिया, कड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि हम तो तुम्हारा भूगोल बदल कर रख देंगे। और सर क्रीक पर भी उनको चेताया है। हाँ, बिल्कुल बदली कर देंगे। हमने बता तो दिया ही है, ट्रेलर तो दिखाई दिया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और अगर ये बाज ना आए तो इनका मुस्तकबिल जो है वो गर्दिश में है। और ये बिल्कुल सही उन्होंने चेतावनी दी है। और वो हमेशा से ये कहते रहे, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या पीओके भारत में शामिल होगा, तो वो ये कहते हैं खुद ब खुद हो जाएगा। और आप देख रही हैं कि कैसे जो चीजें घट रही है चारों तरफ, वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि वो अपने आप मिल जाएगा, तैयारी में है। क्योंकि पिछले 2-3 दिन में तो बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है ना पीओके में, चाहे वो कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो। आप देखिए कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और क्या मांग रहे हैं सर, वो बुनियादी अधिकारी तो मांग रहे हैं, आटा मांग रहे हैं, खाने का सामान मांग रहे हैं, यही तो मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल यही मांग रहे हैं। और आपने उनके भूगोल बदलने की बात करी, उसी से जोड़ते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनके सारे बेसिस तोड़ दिए, आतंकवादी ठिकाने बर्बाद कर दिए। अब वो पीओ जेके के अंदर नए आतंकवादी ठिकाने ढूंढ रहे हैं। तो वहां का आवाम ये कह रहा है कि जब हम आटा मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं, खाने और पीने की चीजें मांग रहे हैं, बुनियादी सहूलियतें मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन आतंकवादी कैंप नए बनाने के लिए आपके पास बहुत पैसा है। आपने दुनिया भर का वहां पर असला बारूद भर रखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसके लिए आपके पास पैसा है। लेकिन वहां के बाशिंदों को खिलाने के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब वही लोग जो आज तक आतंकवाद को सपोर्ट करते रहे थे, अब उनको असलियत दिख रही है। तो अब आतंकवाद के आकाओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये एक स्टोरी है, ये एक बदलती स्टोरी है। भूगोल जो बदलने की बात हो रही है, तो ऐसे ही तो बदली होगा भूगोल।
और फिर सबसे अहम बात यह है कि बिजली तो सबसे ज्यादा पैदा इसी इलाके में होती है, पूरे पंजाब को सप्लाई की जाती है। पंजाब में तो बिजली की दरें कम है और यहाँ के लोगों को यहाँ पर पैदा होने वाली बिजली महंगी मिलती है। हाँ, ये एक विडंबना है। मंगला डैम, जो कि बहुत बड़ा डैम है और यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, यहाँ के लोगों के पास में बिजली नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर पूरे देश चलाने का जिम्मा है, जिनका कंट्रीब्यूशन इतना कोई खास नहीं है, उनको बिजली आसान दरों पे मिल रही है। तो ये एक डाइकोटमी है और इसी वजह से तो ये उबाल देखने को मिल रहा है। अभी आपको क्या लगता है इस मसले का हल होता क्या दिख रहा है, क्योंकि भारत ने तो ये मुद्दा यूएन में भी उठाया है। भारत को बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को हर एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए। भारत इस इलाके का एक बड़ी रीजनल पावर है और अगर हम नहीं उठाएंगे आवाज तो कौन उठाएगा। हमने चीन के अंदर उइगुर मुसलमानों की बुरी हालत के ऊपर भी हमने सवाल उठाए, हमने बलूचों के ऊपर भी सवाल उठाए, पख्तून लोगों के ऊपर बर्बरता करी। अभी हालिया में हमारी जो नुमाइंदे हैं वहां पर, उन्होंने भी उसके ऊपर सवाल उठाए। और अब पीओके के बाशिंदों के पक्ष में भी हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं और हम इस चीज को और इस बर्बरता को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया अब असली चेहरा देख रही है। एक तरफ भारत है जहां पर कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट है, कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है, ट्रेन चल रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया है, बिजली 370 हटने के बाद 24 घंटे वहां पर बिजली आ रही है, वहां पर रोजगार के साधन अच्छे हो गए हैं, वहां के फल फ्रूट वालों के जो उपज है वो सीधा ट्रेन से और बाकी हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें वो देख रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है और उनके सामने, दैट इज पीओके के लोगों के सामने पूरी किताब खुल गई है और वहां पर आक्रोश है। और ऐसे में अगर वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं, अपनी बुनियादी चीजों के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है, तो हमारा हक बनता है एज अ रीजनल पावर, एज अ बिग ब्रदर, कि हम इस चीज को हर एक अंतरराष्ट्रीय जगत में इसको उजागर करें, इसको हाईलाइट करें। और हमारे रक्षा मंत्री ने तो कहा भी था कि पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। आपको लगता है कि जिस तरह का बवाल वहां मचा हुआ है और जिस तरह से उन लोगों को उनके मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है पाक आर्मी की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, ऐसा लग रहा है आपको कि वो वक्त आ गया है शायद, या उसके करीब है हम कि वहां के लोग भारत में शामिल होने के लिए भी इस तरह का हंगामा और ज्यादा तेज करें? बिल्कुल तैयार है अंजू, बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से वहां पर ये हो रहा है और इतना ही नहीं, पूरा सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आपके अफगानिस्तान तक भारत को समर्थन मिल रहा है। अभी हालिया में जो वर्ल्ड एशिया कप हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन्होंने तो जय हिंद के नारे लगाए हैं वहां पर जब भारत जीता है। तो आप सेंटिमेंट को समझिए, अगर वो काबुल का और अफगानिस्तान का पठान जय हिंद बोल रहा है, तो पाकिस्तान का पठान भी जय हिंद बोल रहा है, क्योंकि नस्ल एक है और इन दोनों तरफ के पठानों में रिश्तेदारी है। और पख्तून वली एक इनका कोड है जिससे ये अपना आचरण निर्धारित करते हैं। तो अगर एक पठान ऐसे बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा पठान भी वही सेंटीमेंट रखता है। तो अगर उस चीज को संदर्भ में लें तो आप ये कह सकती हैं कि बहुत बड़ा एक माहौल भारत जैसे मुल्क के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है। चाहे वो कितना काफिर काफिर चिल्ला ले इस्लामाबाद, लेकिन लोगों को असलियत समझ में आ रही है और लोग भारत का असली चेहरा देख के और भारत की तरफ ग्रेविएट हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया है मुजफ्फराबाद के इन रॉयट्स के बाद। और फिर एक चीज और, हमारे रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि अब की बार पाकिस्तान जब भी टूटेगा तो उसके 6 टुकड़े होंगे और उसके आसार भी पाकिस्तान में दिख रहे हैं। आप देखिए ना बीएलए पर किस तरह से उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवा दिया, बैन लगवा दिया मुल्ला मुनीर ने वॉशिंगटन जाकर। हाँ, तो लगवा लो, बैन होने से क्या हो गया। वो बैन लगाने के बाद उन्होंने तो कितने बम धमाके करके और उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को
के चिथड़े उड़ा दिए। 2 दिन पहले ही तो कोयटा के अंदर एक इतना बड़ा धमाका किया उन्होंने फ्रंटियर कोर के दफ्तर के पास। तो वो उससे कोई आजादी की मुहिम जो है वो शांत हो जाएगी और वो लोग चुप हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि वहां की रियलिटी बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। और मीडिया के ऊपर बैन है, ट्रैवल पे कंट्रोल है। जो आप जो मर्जी कर लें, वही चीज आप पीओके में भी कर रहे हैं, वही चीज आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी करी, तो क्या उससे क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर निकलती है, थोड़ी देर से ही सही, बट निकलती जरूर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे आप उबाल को शांत कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत गलत फहमी है। और पाकिस्तान जो इजराइल को बोलता था गाजा के ऊपर जैसे वो बमबारी कर रहा है, आज वही अपने लोगों के ऊपर बमबारी कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान मुसलमानों के लिबास में इजराइल है? ये भी एक सवाल मुसलमानों को पूछना चाहिए इस्लामाबाद से। बिल्कुल। और फिर सबसे अहम बात ये देखिए कि हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो डील हुई है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की, उसको देखिए। 25,000 अपने सैनिकों को मुल्ला मुनीर हुतियों से सऊदी अरब को बचाने के लिए वहां तैनात करने वाले हैं। और खुद देखो उनका क्या हाल है। खबरें तो ये भी है कि मुल्ला मुनीर की आर्मी में तो बगावत हो चुकी है, फूट पड़ चुकी है। बहुत सारे सैनिकों ने, वहां के जवानों ने तो इस्तीफे तक दे दिए। भाई देखिए, जितने भी पठान हैं, बलूच हैं, उनमें तो आक्रोश है ना। गिलगिट बल्तिस्तान के फौजी हैं, एनएलआई के नदर्न लाइट इन्फेंट्री, उनमें आक्रोश है। और वो पाकिस्तान की जो विजन है, जो इस्लामाबाद का विजन है, उससे उनका विजन मैच नहीं करता है। तो उन्होंने अगर वहां पे रेजिग्नेशन दिया है, अपनी पोस्टों को छोड़ के भाग गए हैं, तो इसमें मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होता। और चलिए, ये तो बातें हैं, लेकिन आप रियलिटी देख लीजिए। मुजफ्फराबाद में कितने सारे पाकिस्तानी रेंजर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया है, वो लोगों की गिरफ्त में है। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए कि हम अपने भाइयों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये पंजाबी हैं? बिल्कुल नहीं, ये पंजाबी नहीं है। फ्रंट जो रेंजर्स के अंदर तो पूरे ऑल पाकिस्तान की भर्ती है, तो अधिकतर ये लोग वो पठान हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, वो सिंधी लोग हैं जो पंजाबी नजरिए से उनका नजरिया मेल नहीं खाता है। और यही चीज वहां पे फौज में भी देखने को मिलती है, इसीलिए वहां पर बगावत जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। तो यानी कि जो आने वाला समय है, 48-72 घंटे या एक हफ्ते का वक्त जो है, वो मुल्ला मुनीर के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खराब होने वाला है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुल्ला मुनीर को घसीटा जाए। ये लोग घसीटें, जो रेवोल्यूशनरी हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, इसको इसके महल से, इसके ऊंचे तख्त से इसको नीचे उतारें और गलियों में इसको दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारा जाए। क्योंकि इस आदमी के हाथ हमारे मासूम लोगों के खून से सने हुए हैं। पहलगाम में हमने देखा कि कैसे मासूम हिंदुओं के ऊपर इसने गोलियां चलवाई, मासूम बेचारी लड़कियों को विधवा कर दिया। और कितना देश आहत हुआ था वो सीन्स देखकर। तो मेरे ख्याल से हमारे पूरे 140 करोड़ लोगों की बदुआएं वहां पे उस आदमी को लगी हैं। और बिल्कुल ऐसा होगा कि वो एक समय जरूर आएगा, जैसे मोहम्मद गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा के मारा था, ऐसे ही आसिम मुनीर को भी दौड़ा दौड़ा के मारा जाए। ऐसा जरूर होगा, और ऐसा कम से कम मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसा हो। बिल्कुल ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। जब पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स ने सरेंडर कर दिया है पीओके में, तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान आर्मी की क्या हालत होने वाली है। और ये सच में इस बार 6 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, ऐसे आसार दिख रहे हैं। आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी कर्नल साहब। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।